हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन। आज हम बात करने वाले हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस की। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें रिएक्शन का रेट वो कांस्टेंट रहता है जब तक रिएक्शन चलती है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज होने के साथ साथ रेट पर कोई असर नहीं पड़ता। मतलब रेट डज नॉट चेंज, rate does not change with change in concentration of reactant। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज होता रहता है लेकिन रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल H2 plus Cl2 in the presence of sunlight they form 2HCl. Another example 2HIE in the presence of gold. Gold is used as a catalyst. ये किसमें कन्वर्ट होते हैं? H2 और I2, है ना। तो यहाँ पर सीधी बात है कि रेट जो है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा। रेट अगर मैं लिखता हूँ तो रेट इज़ इक्वल टू के यहाँ पर कांस्टेंट है और ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, लेकिन रेट इस पर डिपेंड नहीं करता। तो मैं यहाँ पर नॉट लगा देता हूँ। किसी की वैल्यू, किसी के ऊपर भी अगर आप नॉट लगा देते हैं, किसी की पावर 0 का मतलब जो होता है वो 1 होता है, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। तो रेट इक्वस टू किसके हुआ? रेट कांस्टेंट के। मतलब रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, रेट जो है रिएक्टेंट पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए। अब बात करते हैं, आप समझ गए होंगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या थी। वो रिएक्शन जिसमें जो रेट था रिएक्शन का वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा था। अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग लिखने वाले हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ, है ना। तो पहले तो आप ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन लिखते हैं। सपोज रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट, है ना। रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट बन रहा है। अगर इसके लिए आप रेट लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू के रिएक्टेंट की पावर नॉट, ऐसे लिखते हैं ना। रेट अगर इसके लिए लिखेंगे तो ये रिएक्टेंट है R, इसके ऊपर नॉट लगा दिया हमने, ठीक है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, ऊपर 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रेट को आप किस तरीके से लिख सकते हैं? ये आपने पढ़ रखा है, dR/dt। माइनस क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो होता है वो हमेशा समय के साथ साथ कम होता है। जब भी कभी भी रेट लिखते हैं आप, रेट ऑफ अ रिएक्शन लिखते हैं तो माइनस साइन यूज़ करते हैं, है ना। चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, इसका मतलब है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन यहाँ पर टाइम। बात समझ रहे हैं? माइनस साइन क्यों? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन धीमे धीमे कम होने लगता है और प्रोडक्ट बनने लगता है। इक्वस टू के, ये तो 1 हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो गई? इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, तो इसे तो हम ऐसे शो कर देंगे इक्वस टू 1, है ना। ये तो 1 हो गया। अब यहाँ पर इसको ले जाइए तो क्या हुआ? के डी टी, ओके, के डी टी। इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए दोनों तरफ। इंटीग्रेशन करेंगे तो डी एक्स, इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वस टू क्या होता है? एक्स। बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? R की वैल्यू क्या हो जाएगी? dr मीन्स R, K कांस्टेंट है तो K बाहर है, dt की वैल्यू T प्लस C, है ना। जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट एक आता है, यहाँ पर एक कांस्टेंट आया हुआ है C, ठीक है। K कांस्टेंट था, K पर कोई चेंज नहीं है, dt की वैल्यू क्या होगी? T, है ना। इंटीग्रेशन dx x होता है तो dt क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन dt क्या होगा? T, है ना। सिंपल सा है, KT प्लस C, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, ठीक है। अब आप ये मान लीजिए, अब आप ये कह लीजिए कि शुरुआत में जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई थी
जब टाइम ज़ीरो था, एट टी इक्वल्स टू ज़ीरो, जब टाइम ज़ीरो था उस समय रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, तो उस समय जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था उसको हम क्या बोलेंगे, आर नॉट। नीचे लगा, ऊपर नहीं लगाएंगे, ऊपर तो फिर ज़ीरो वही वाली वैल्यू हो जाएगी। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमने क्या माना है, आर नॉट। ये कब की वैल्यू है, स्टार्टिंग की, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, टाइम कितना है, ज़ीरो। एट टी ज़ीरो पर जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो ज़ीरो है, आर ज़ीरो लिखा हुआ है मैंने, आर नॉट है ना, इसको इनिशियल कंसंट्रेशन आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन, है ना, इसको इनिशियल कंसंट्रेशन आप कह देंगे। अब ये वैल्यू उठाकर आप पुट कीजिए इसमें, जब आप इसमें रखेंगे तो आर की जगह आप क्या रखेंगे, आर नॉट, तो माइनस आर नॉट नीचे इक्वल्स टू के इंटू टी की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो, है ना, टी की वैल्यू ज़ीरो है, वो ज़ीरो रख देंगे, प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो प्लस सी इक्वल्स टू माइनस आर नॉट, तो सी इक्वल्स टू आ गया माइनस, ये आपको सी की वैल्यू मिल गई। अब इस सी की वैल्यू को उठा के आप इक्वेशन 1 में रखें, किसमें, पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1, सी की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में रख दीजिए, तो यहाँ रखेंगे तो माइनस आर इक्वल्स टू के इंटू टी, के टी प्लस सी की जगह क्या है, सी की जगह है माइनस आर नॉट, तो यहाँ पर माइनस आर नॉट रख देते हैं, ठीक है। यहाँ सी की जगह पर कितना रख दिया, माइनस आर नॉट। इसको इधर लेकर आइए तो ये वैल्यू हो जाएगी आर नॉट माइनस आर इक्वल्स टू के टी, आर नॉट माइनस आर इक्वल्स टू के टी, ठीक है। इसको आप एक फॉर्मूला मान लीजिए, आर नॉट माइनस आर इक्वल्स टू के टी, ठीक है। ये सभी समझ में आ रहा होगा, आर नॉट, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ तक समझ में आ रहा है, माइनस आर इक्वल्स टू के टी माइनस आर नॉट, ठीक है, इक्वल्स टू ऊपर लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा आर नॉट माइनस आर इक्वल्स टू के टी। ये आपका एक फॉर्मूला तैयार हो गया, ठीक है। दोबारा से समझ लीजिए, ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन थी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, रेट को लिखने का तरीका यही है, रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट, और रिएक्टेंट के ऊपर हमने यहाँ पर ज़ीरो लगा देते हैं क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो किसी की पावर ज़ीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। रेट को लिखने का तरीका इस तरह से होता है, रेट इक्वल्स टू माइनस डी आर अपॉन डी टी, क्योंकि आर यहाँ पर लिया हुआ है, अगर यहाँ पर एक्स लेते तो यहाँ एक्स लिख लेते, माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू के, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, डी टी को के पास ले गए, इंटीग्रेशन का साइन लगाया, डी आर की वैल्यू आर हो गई माइनस आर, डी टी की वैल्यू टी होगी तो के इंटू टी प्लस सी, सी कॉन्स्टेंट ये हमेशा आता है, ठीक है, इंटीग्रेशन जब करते हैं। ओके, तो हमने इनिशियल कंसंट्रेशन माना है आर नॉट। इनिशियल कंसंट्रेशन कब होगा, जब टाइम ज़ीरो होगा, तो टी हमने ज़ीरो लिया है, इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के इसमें रख दिया, आर की जगह आर नॉट रखा, टी की जगह ज़ीरो रख दिया, तो आपको सी की वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू कितनी आई, माइनस आर नॉट, सी इक्वल्स टू माइनस आर नॉट उठा के यहाँ रख दिया, तो आपको एक इक्वेशन मिल गई, ये आपका एक फॉर्मूला तैयार हुआ, ठीक है। अब देखिए, इस फॉर्मूले से हम क्या क्या ड्राइव करते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ, है ना। हाफ लाइफ क्या होती है, आधा जीवन जिसको बोलते हैं, जिस समय में कोई भी सब्सटेंस अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा रह जाता है, जितने समय में कोई भी सब्सटेंस अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा रह जाता है, उस समय को ही हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। मतलब टाइम इन विच a substance remains
हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। ओके, मतलब कोई भी अगर सब्सटेंस अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा रह जाता है उस समय कोई हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, हाफ लाइफ बोलेंगे उसको। इसको टी हाफ से डिनोट करते हैं, किससे, टी हाफ। और आप बोल भी सकते हैं टी 50% है ना, कोई भी चीज़ 50% ख़त्म हो चुकी है, उसका कंसंट्रेशन 50% चला गया है। ठीक है, तो हाफ लाइफ की बात करते हैं जब, तो इसका मतलब कोई चीज़ शुरुआत में इतनी थी, ठीक है, और ये कब थी, जब टाइम कितना था, एट t0, जब टाइम था 0। लेकिन जब 50% कंज्यूम हो गई कोई चीज़, कितने टाइम में, इतने टाइम में, कौन कंज्यूम हुआ, ये कितना कंज्यूम हुआ, 50%, इतने टाइम में। भाई टाइम भी तो आधा, टाइम देखिए ना, t50 किसको बोलते हैं, टी हाफ किसको बोलते हैं, टी 50% किसको बोलते हैं, टी 50% या टी हाफ उसको बोलते हैं वो समय जिस समय में कोई भी सब्सटेंस अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा रह जाता है। तो इतने समय में ये सब्सटेंस कितना हो गया होगा, इतने समय में ये सब्सटेंस हो गया होगा आधा, है ना, हाफ हो गया होगा कि नहीं, हुआ होगा कि नहीं। मतलब ये सब्सटेंस इतना हो गया, और ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है इसकी। भाई ये तो इनिशियल कंसंट्रेशन, इस पर तो कोई चेंज नहीं आएगा। जो बाद में कंसंट्रेशन बचा वो अब कितना बचा, शुरुआत के कंसंट्रेशन का आधा बचा, इसमें कोई चेंज नहीं, तो शुरुआत का कंसंट्रेशन है। और ये कंसंट्रेशन वो है जो बचा, तो बचा कितना, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा। ठीक है, उसमें उठा के रखिए, आर की जगह क्या रखेंगे हम लोग, R0/2 माइनस, यहाँ पर आर है तो 1 मिनट, ये तो R0 है फर्स्ट नंबर पे, तो R0 लिख लीजिए, माइनस इसकी जगह लिखिए R0/2, है ना। भाई ये थोड़ी ना चेंज होगा, ये तो इनिशियल कंसंट्रेशन है, चेंज होगा ये चेंज होगा, ये बचा हुआ है, तो बचा कितना है, इसका आधा बचा, इसका आधा, के का के और टी हाफ का टी हाफ। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 1 - 1/2, तो कितना बचा है, सिंपल सी बात है, 1/2 बचता है, इक्वल्स टू के इंटू टी हाफ। अगर टी हाफ को यहाँ से निकालें तो टी हाफ निकल कर आता है R0/2K। आया कि नहीं, ये आया या नहीं, सिंपल है, आया। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखने की है कि 2K की जो, ये 2K जो है ये तो कांस्टेंट है, मतलब टी हाफ इक्वल्स टू 1/2K मल्टीप्लाई R0, ये तो कांस्टेंट है ना भाई, K कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो ये पूरा कांस्टेंट हुआ। तो क्या मैं इसको नहीं ऐसे नहीं लिख सकता, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0, लिख सकते हैं कि नहीं, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक हम ग्राफ बनाएंगे। अब जो ग्राफ प्लॉट करेंगे हम, वो ग्राफ प्लॉट करते हैं टी हाफ और कंसंट्रेशन के बीच में, है ना, जो कंसंट्रेशन गिवन है उसके बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ये जो दिया गया है इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, सभी लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको हम साफ कर देते हैं। अभी हम लोग जो ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं वो टी हाफ और कंसंट्रेशन के बीच में, कंसंट्रेशन जो इनिशियल कंसंट्रेशन उसके बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जब भी कोई चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो इसका मतलब अगर ये बढ़ेगा, मतलब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर ही हाफ लाइफ डिपेंड करती है। अगर किसी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो उसकी हाफ लाइफ भी ज़्यादा होगी, किसी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा तो उसकी हाफ लाइफ भी कम होगी, है ना, ये डायरेक्टली बता रहा है। और जब भी कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो लाइन कुछ इस तरह से जाती है, ये जो स्लोप जा रहा है ना,
ये जो सामने नज़र आ रहा है, स्लोप तो नहीं बोल सकते, ये तो सीधी लाइन है ऊपर की तरफ बढ़ती हुई है, स्लोप तो नीचे आता है, ये ऊपर की तरफ जा रही है क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, मतलब एक के चेंज होने पर दूसरा भी चेंज होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हमेशा ग्राफ इसी तरीके से मिलता है, और जो लाइन बीच में मिलती है ये हमेशा उस कांस्टेंट को बताती है जो कांस्टेंट हमने माना था 1/2 पे। तो यहाँ पर ये जो है किसको बता रही है, 1/2k को, किसको बता रही है, 1/2 को। ये लाइन जो है किसकी वैल्यू दे रही है, 1/2k की, ठीक है। ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ये लाइन क्या बता रही है, 1/2k। इस तरफ कंसंट्रेशन है आपका, है ना, ये कंसंट्रेशन है, ये आपका हाफ लाइफ थी, और ये लाइन जो मिल रही है हमें ये बता रही है 1/2k, ठीक है। अच्छा, एक ग्राफ हम इसके बीच में बना सकते हैं, ये जो सामने लिखा हुआ है, इसको ज़रा आप ध्यान से देखें, ठीक है। ये वाला जो है इस पे भी बना सकते हैं ग्राफ हम लोग। चलिए देखते हैं, एक ग्राफ हम लोग उस पर भी बनाते हैं। सामने जो दिया गया है इस पर आप ग्राफ बनाते हैं। पहले आप इस ग्राफ को समझ लिया सभी ने, ग्राफ क्या कह रहा है, हमने टी हाफ और रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनाया, हमें सीधी लाइन मिल रही है, वो इसलिए मिली क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में इसी तरीके की लाइन आती है, ठीक है। और अगर आप ऊपर के लिए ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कुछ हमें रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, तो हमें ग्राफ जो है वो कुछ अलग तरीके का मिलने वाला है, ठीक है। ग्राफ हमें कुछ अलग तरीके का क्यों मिलने वाला है वो समझने वाली बात है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन क्या था, R0, और ये कम होने लगा, माइनस लगा ना, इसका मतलब ये कम हो रहा है। तो यहाँ पर जब टाइम 0 है इस जगह पर, यहाँ पर टाइम क्या है, t0, भाई t तो इधर बढ़ रहा है ना, यहाँ तो टाइम 0, t जो है इधर बढ़ रहा है, यहाँ टाइम 0 है, इसका मतलब यहाँ पर t क्या है, यहाँ पर t जो है वो 0 है, और t0 पर जो कंसंट्रेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, R0 है ना, इसको R, यहाँ R लिख लो, ठीक है। हम लोग t0 पर जो कंसंट्रेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, R0, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन है ना। ध्यान से देखिए, इस कंसंट्रेशन पर जो, इस टाइम पर जो कंसंट्रेशन है वो R0 है। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ा, कंसंट्रेशन धीमे धीमे घटा, कम होने लगा, तो कम होने पर हमें स्लोप मिलता है, और एक टाइम पर आकर कंसंट्रेशन बिल्कुल ख़त्म हो गया, है ना। ये नीचे कंसंट्रेशन जो है वो क्या हुआ, बिल्कुल ही क्या हो गया, ख़त्म हो गया। देख रहे हैं ऊपर आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इस रिएक्शन को, ये जो इक्वेशन यहाँ पर बनी है थोड़ी सी, इसको अगर मैं कुछ इस तरीके से लिख लूँ, R0 माइनस R/T इक्वल्स टू K, अगर मैं ऐसे लिख लेता हूँ, और हमने इसके और इसके बीच में ग्राफ बनाया है ना, तो इसके और इसके बीच में ग्राफ बनाया तो मिला क्या हमें, K। ये जो स्लोप मिल रहा है नीचे की तरफ, ये क्या बता रहा है हमें, ये हमें, ये स्लोप जो K है वो क्या है, स्लोप है, और स्लोप की वैल्यू माइनस में लेंगे हम लोग यहाँ पर। अब आप सोच रहे होंगे सर ये माइनस आपने साइन क्यों लगाया, स्लोप की वैल्यू माइनस में, स्लोप की वैल्यू माइनस में क्यों आ रही है, क्योंकि ये स्लोप नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू माइनस में है, ठीक है। स्लोप की वैल्यू माइनस में है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। हमने कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन है ऊपर, नीचे टाइम है, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ बनाया हमने, तो बीच में हमें मिलेगा क्या, हमें K मिलेगा, K की वैल्यूज़ मिलेंगी, है ना, कांस्टेंट, यहाँ पर भी K मिल रहा था हमें। तो स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन R0 था, फिर धीमे धीमे कंसंट्रेशन कम होने लगा, और ये यहाँ पर आकर बिल्कुल खत्म हो गया, और ये स्लोप है आपका, ये स्लोप वो भी नेगेटिव, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये नोट कीजिए। अभी मैंने आपको T हाफ बताया, मतलब T 50% के बारे में बात हुई थी मेरी, है ना। T 50% को हमने और क्या लिखा था, T हाफ। अगर कोई सब्सटेंस T 75% हो जाता है, मतलब अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का 75% ख़त्म हो जाए, है ना, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, T 3/4 बोलेंगे या T 75% बोलेंगे कि नहीं। चलिए अब हम लोग
इसके लिए करते हैं। अब सब्सटेंस जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना रह गया, कितना रह गया? अब बताइए, अगर मान लीजिए कोई सब्सटेंस 3/4 ख़त्म हो गया, मतलब उसका जितना पार्ट था उसका पार्ट 1 था, अब 1 में से वो 3/4 ख़त्म हो गया, बचा कितना? हाउ मच इज़ लेफ्ट? भाई इनिशियल कंसंट्रेशन तो R0 था, ठीक है कोई बात नहीं, अब बचा कितना? ख़त्म होने के बाद बचा कितना? बिल्कुल मालूम है आपको सभी को, अगर 3/4 चला गया, 1 - 3/4 तो बचा कितना? 1/4। सभी को पता है इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना बचा? 1/4। बात समझ में आ रही है ना? सिंपल है भाई। यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं, ये वो कंसंट्रेशन है जो बचा है, लेफ्ट है ना, जो बचा हुआ है, ये वो है जो इनिशियल था। इनिशियल तो R0 है, और T75% या T3/4 का मतलब ये है कि वो कंसंट्रेशन जो अब बचा है, इतना तो ख़त्म हो चुका है, इतना ख़त्म हो चुका, 75% ख़त्म। जैसे T50% था तो 50% में 50% ख़त्म, बचा कितना? 50%। T75% है, इसका मतलब 50% कंसंट्रेशन क्या हुआ, सॉरी 75% कंसंट्रेशन क्या हुआ? ख़त्म हो गया, बचा कितना? 1/4। 1/4 मतलब 0.25, मतलब 25% बचा है। कितना बचा? ये 25% ही है, 1/4। और टाइम की जगह हम लोग कितना रखेंगे अब? 75 ना, टाइम भी तो चेंज है। T½ पे यहाँ पे T½ लिया था, यहाँ पर 1/2 लिया था, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो निकल कर आएगा 3/4 R0 इक्वल्स टू K T75%। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रही है आपको, अगर K को नीचे लेकर आए आप तो T75% इज इक्वल टू 3/4 K R0, ये मिल रहा है। T75% इज इक्वल टू 3/4 K R0, है ना। जब हमने T½ निकाला था, T½ को T50% भी बोलते हैं, तो कितना निकल कर आया था? 1/2 K R0। आप देख लीजिए, आपने निकाला था। T75 निकाला, 75 को हम 3/4 भी बोलते हैं, तो मिल रहा है 3/4 K R0। और T अगर कोई कहे कि सर 25% निकालो, T 25% को आप क्या बोलते हो बताइए? 1/4 बोलते हैं, तो यहाँ पर 1/4 K R0 ही आएगा। बात समझ रहे हो? T50% में 1/2 आ रहा है, T75% में 3/4 आ रहा है, भाई 75% को 3/4 ही बोलते हैं। देखो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कितना आसान है, आप आसानी समझ सकते हैं। यहाँ पर 50% को 1/2 बोलते हैं, निकाला था हम लोगों ने। 75% को 3/4 बोलते हैं, ये निकाल चुके हैं। इसी तरीके T20% 1/4, है ना। और T100% अगर हो तो 100% का मतलब क्या है? पूरा कंज्यूम हो गया, तो पूरा कंज्यूम कुछ नहीं बचेगा, तो सिर्फ ऊपर R0 अपॉन K। अगर कोई चीज़ पूरी कंज्यूम हो जाए 100% तो कुछ नहीं बचेगा, R0 अपॉन K, है ना। मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन जो है पूरा हो जाए, वैसे तो ये 0 ही आएगा, यहाँ पर तो 0 आ जाएगा, इसको रहने दीजिए आप, इतना याद रखिए अभी। अगर ये मान लो पूरा ही कंज्यूम हो जाए, जैसे ये इनिशियल इतना था और इतना ही ख़त्म हो जाए, तो 0 हो जाएगा, ये कुछ नहीं बचेगा। तो ये यहाँ तक आप देखिए 25%, 50%, 75%, और आप 75% और 50% पे रिलेशन भी निकाल सकते हैं। T75% डिवाइडेड बाई T50%। T75 की वैल्यू कितनी है? 3/4 K R0 अपॉन T50% की वैल्यू कितनी है? 1/2 K R0। K से K कैंसिल, R0 से R0 कैंसिल, ये इधर गया, 2 ऊपर गया, तो T75% अपॉन T50% इज इक्वल टू 3 2 6, 4 1 4, तो ये आएगा 1.5। तो T75% इज इक्वल टू 1.5 इंटू T50%। और मैंने आपको पहले भी बताया है 50% का मतलब क्या है? T½ ये रिलेशन बहुत आसान है, ये आपको डायरेक्ट
क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा डायरेक्ट। मान लीजिए दे रखा है कि किसी सब्सटेंस की हाफ लाइफ जो है वो 15 साल है, 15 ईयर्स, तो उसको 75% कंज्यूम होने में कितना टाइम लगेगा। किसी सब्सटेंस की हाफ लाइफ जो है वो 15 साल है, तो उसको 75% कंज्यूम होने में कितना टाइम लगेगा। सिंपल है, 75% कंज्यूम करना है। ये दिया गया है 15 साल, 15 कैसे मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 15 कैसे मल्टीप्लाई करो, 22.5 ईयर्स, कितना लगेंगे, निकाल के देखो सर कितना निकलेगा। T 75% और अगर आपको T 50% दे रखा है, T 50% आपको दे रखा है 15 साल, है ना, कितना आया 22.5 ईयर्स, निकला कि नहीं। बहुत आसान है। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज़ करेंगे यहाँ पर। आई होप आपने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को समझ लिया होगा, उससे रिलेटेड ग्राफ्स को समझा होगा, हाफ लाइफ भी समझ ली होगी। ये फार्मूला आप याद रखेंगे, है ना। यहाँ पर बहुत सारे हमने फार्मूले निकाले हैं, इनको आप खुद ट्राई करें, कॉपी में लगाएं, ठीक है, और लाइक ज़रूर दीजिए एक, है ना।